तो ये जो नया चैप्टर आया हमारे सामने, सेंटर ऑफ मास, बुक की सीक्वेंस में सेंटर ऑफ मास आपको नहीं आएगा, वो काफी देर में आएगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। आप बुक में देखोगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, स्टेटमेंट आगे बढ़ो सेकेंड लॉ। स्कूल में कुछ भी नहीं करवाएंगे, जबकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें कम से कम 3 से 4 क्लास लगेंगे। इतने वैरायटी के क्वेश्चन हैं। I'll tell you, interestingly, almost every year जेई में, आईआईटी में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन तो होता ही है। लोग इसको पहचान नहीं पाते, अपने तरीके से करके, लंबे लंबे तरीके से करके आंसर बनाते हैं और प्रेजेंट कर देते हैं। जबकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से करो तो वो एक ओरल क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इतना पावरफुल है। क्या कोई चीज रखा है, as long as no external unbalanced force is applied on a body, it maintains its state of rest or of motion। मतलब जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं आएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, चल रहा है चलते रहेगा। जो कभी स्कूल नहीं गया है उसको भी अगर पूछोगे, बताओ ये पेन मेरे हाथ में रखा है, इसको धक्का नहीं देने से चलेगा? बोला नहीं चलेगा। मतलब he who has never visited in school also knows कि unless until you apply a force on it, it will not move। और हम लोग क्या बोलते हैं, हम भी जानते हैं कैसे, न्यूटन बोले थे, क्या खाक बोले थे, ये स्टेटमेंट है। ऐसा अगर आसान आसान लॉ बन जाता तो फिर ऐसा अगर आसान आसान लॉ बन जाता कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे कोई बॉडी मूव नहीं करेगा। हम देख रहे हैं कि पेन के ऊपर कोई फोर्स नहीं दे रहे, ये मूव नहीं कर रहा है, हम बोलते हाँ हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन बोले थे। अरे न्यूटन बोले तो वही थे, लेकिन मतलब ये नहीं था हम लोग जो समझ रखे हैं। इतना आसान स्टेटमेंट बोल के न्यूटन महान हो गए क्या? बहुत गहराई तक जाओ। इतना बड़ा साइंटिस्ट, ये कोई लॉ बना दिया, एक चीज रखा है, जब तक बाहर से नहीं पुश करोगे मूव नहीं करेगा। हाँ, और लोग खुश हो गए, कितना आसान था, क्योंकि समझ में आ गया। समझ में उल्टा पुल्टा आ गया। न्यूटन ये चीज नहीं बोले थे, वो कुछ दूसरा बोले थे, हम लोग ये मतलब निकाल के खुश हो गए। ठीक है, हम लोग उतरेंगे उस पे और बढ़िया से देखेंगे और समझाएंगे आपको कि आपका समझ जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में वो गलत है, गलत है। ठीक है, फिर सही क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को बढ़िया से टटोल के देखेंगे, उसमें से क्या निकल के आ रहा है। लेकिन अभी मुझे कुछ बैकग्राउंड बनाना है, इस बैकग्राउंड से मुझे न्यूटन्स लॉ की तरफ धीरे धीरे जाना है। ठीक है, आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर देखेंगे, सेंटर ऑफ मास। थोड़ा बहुत सबके पास जानकारी है, कोई बड़ी चीज है नहीं। आई वांट टू मेक सम राइट ऑफ्स हियर। सेंटर ऑफ mass of a body or system of masses, system of masses is defined as a point where total mass of the body can be assumed to be concentrated, assumed to be concentrated। ठीक है, center of mass of a body or system of masses is defined as a point where the total mass of the body can be assumed to be concentrated। डेफिनेशन लिखने के लिए ठीक है, सुंदर भी दिख रहा है, लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा इसमें से। पॉइंट नंबर 2, in a uniform gravitational field, center of mass is
same is center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, मालूम होना चाहिए। हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा जानकारी है। और हम लोग अभी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करेंगे, मतलब हर जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है, तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। समझने के लिए आसान होगा इसलिए बताता हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी is the point where weight of the body acts। क्योंकि हम बताए थे कोई भी फोर्स के बारे में सब कुछ जानकारी लेना है तो पहले हमें उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जानना जरूरी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेट। और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां है, सेंटर ऑफ मास वही है। अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे ये पेन है, हियर एवरीवेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम, मतलब ये पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर है, सेंटर ऑफ मास वहां पर है। अगर मैं एक दूसरा डंडा लेता हूं जिसका हाइट 10 किलोमीटर है, तो जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाता है, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया। उस केस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नॉट बी एट द सेम पॉइंट, देयर विल बी डिफरेंट पॉइंट्स। फिर वो कहां होगा, किधर होगा, कैसे पता करेंगे? वो वक्त की बात है, समय आने पर पता करेंगे। इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों बताया? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें जानना आता है। ये पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ मास कहां है मालूम नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है मालूम है। कैसे मालूम करेंगे? हम जानते हैं कि पेन का एक वेट है एंड दैट वेट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पेन का वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है। और अगर ये पेन को मैं इक्विलिब्रियम में रखना चाहता हूं, ऐसा कुछ, ये अभी इक्विलिब्रियम में है। व्हाई? What are the external forces acting on the pen? One is its weight, other is the normal reaction. They must be equal and opposite. Sigma Fy is equal to 0. हम लोग पढ़ चुके हैं। They must be equal and opposite. Two equal and opposite forces are acting on a body, and the body is in equilibrium. So they must have same line of action. एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगाएंगे, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अगर वेट यहाँ पे नीचे आ रहा है, मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। Where is my normal reaction? Right at this point. Right at this point मेरा नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, वो भी ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब वेट इज एक्टिंग हियर, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर, है ना। ये पेन को अगर मैं एक सिंगल सपोर्ट से रखा हूं, यहां पर सपोर्ट देके रखा हूं, और ये पेन इक्विलिब्रियम में है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहीं पे एक्ट कर रहा है, वेट इज एक्टिंग हियर, तो आप कहोगे ये पेन इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इसी पॉइंट के अलावा किसी दूसरे पॉइंट में वेट एक्ट करेगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, बिकॉज just being opposite and equal is not enough to keep the body in equilibrium. They must have same line of action. मतलब दोनों इसी पॉइंट से पास करें। मतलब अगर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है, वेट भी यहाँ पर आ रहा होगा। सो इससे हमें पता चल गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहीं पर सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, सोचेंगे, हड़बड़ा होगा, धीरे धीरे हम लोग आगे जा रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कुछ भी लिंक नहीं है। इट इज नो वे कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ मास, इज नो वे कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। हाँ, ये एक मौका है जानने के लिए कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में दोनों एक जगह होते हैं। इसलिए हम यहां से शुरू करें, क्योंकि ये फिजिकली रियलाइजेबल है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 तो क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज
can be held where by applying a single support or by providing a single support the body can be held in equilibrium. So center of mass of a body is the point where the body can be single supported. मेरे को ये पेन दिया गया, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? मैं ढूंढूंगा एक पॉइंट जहां पे एक को सपोर्ट देने से ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। समझ में आ गया? सिंपल सा चीज है। So center of mass of a body is the point where the body can be single supported, और एक सिंगल सपोर्ट देके उसको इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। तो ये नॉलेज होने से थोड़ा हमारे आंख खुल गए। फॉर रेगुलर बॉडीज it can be found at the geometric center. It can be found at the geometric center. मान लो कि कोई एक रिंग है, कोई एक डिस्क है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, जियोमेट्रिकल सेंटर। कोई एक स्क्वायर है, ऑब्वियसली सेंटर में तो रहेगा। ये स्क्वायर प्लेट है। कोई एक ट्रायंगल है, यू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड। कैसे? ट्रायंगल थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। ये हो गया कोई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का आप इधर से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, फिर इधर से ड्रॉ करो, सॉरी ड्रॉ दी मीडियंस एंड सी दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। For a regular shaped body you can find out it is located at the geometric center. ठीक है, at the geometric center. For an irregular shaped body जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते, it is located at point of intersection of verticals drawn from two different points of suspension। हाँ, बड़ा टेढ़ा सेगमेंट हो गया। ठीक है, समझा देंगे आपको इसको अभी। ठीक है, थोड़ा पहले हम इसको किसी भी एक पॉइंट में झुला दिए। हम इसको यहां से झुला दिए हैं। झुलाने के बाद ये इक्विलिब्रियम में है। व्हाई? बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग। मान लो कि मेरा हाथ नहीं है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पकड़ा है ऊपर से, स्ट्रिंग यहां पर होल करके स्ट्रिंग लगा दी, थ्रेड लगा है, थ्रेड है और वेट, टेंशन है और वेट है, दो फोर्स है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मींस द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट एंड मस्ट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। टेंशन इज वर्टिकली अपवर्ड, मींस जो वेट है वो भी तो आपको मालूम है कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब ये हुआ कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बराबर होगा। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर टेंशन, इस पॉइंट में टेंशन तो ऊपर की तरफ था, जो वेट होगा वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा होगा। कहाँ है मालूम नहीं है, इट मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बट इट मस्ट बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो दिस इज ए वर्टिकल ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओके, हमें मालूम नहीं है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, लेकिन पक्का इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं है और
वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है ना। नाउ यू सस्पेंड इट फ्रॉम सम अदर पॉइंट, इधर से। नाउ वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट मस्ट बी समवेयर ऑन दिस लाइन, है कि नहीं? ये लाइन पे भी है, ये लाइन पे भी है, मतलब इट मस्ट बी समवेयर हियर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू पॉइंट्स। इट मस्ट बी एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू पॉइंट्स। समझ में आ गया? कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या लिखे? फॉर एन इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी इट इज लोकेटेड एट the point of intersection of verticals drawn from two different points of suspension। दो अलग अलग पॉइंट से सस्पेंड करो और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से वर्टिकल ड्रॉ करो और देखो कि इट विल ऑलवेज पास थ्रू दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो तो एक पॉइंट है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस सिस्टम? तो हम कहेंगे पॉइंट नंबर 5, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी or system of masses from any axis is given by x is equal to summation of mi xi by summation of mi। ठीक है, समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शेप का बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूर पे? यू वांट टू नो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम दिस लाइन AB। अगर यहां से डिस्टेंस निकालना आता है तो एक एक्स एक्सिस भी ड्रॉ करो, वहां से भी डिस्टेंस निकाल दो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। That means we can now locate the coordinate of center of mass of this body with respect to any coordinate system because we know how to find out the distance of the center of mass. Well, how we proceed? To find out the center of mass location, हमें क्या करना है? इसको टुकड़े टुकड़े करना है। टुकड़े टुकड़े करना मतलब ऐसा टुकड़ा बनाओ कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास आपको मालूम होगा। आपको इसका सेंटर ऑफ मास आता है, इसका आता है, इसका आता है, तो अपनी मर्जी के हिसाब से यू कैन ब्रेक इट इनटू द सम ऑफ स्क्वायर्स, सम रेक्टेंगल्स, सम सर्कल्स, सम डंडा टाइप, जो आपकी मर्जी है आपके हिसाब से इसको आप टुकड़े टुकड़े करो। ध्यान रहे मैं इसको एक टुकड़ा ऐसे बनाया क्योंकि जितना कम टुकड़ा बनाएंगे हमें उतना आसानी से समझ में आ जाएगा। आई एम मेकिंग इट इनटू स्मॉल सेक्शंस। सो बहुत सारे टुकड़े किए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा टुकड़ा करोगे। आप ऐसा टुकड़ा करोगे कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास आपको इंडिविजुअली मालूम होगा। सो आई हैव ब्रोकन इट इनटू नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स। हर एक सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम है। ठीक है, ऐसे करके कर दिया। नाउ दिस इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स। Repeatedly I am repeating the same mistake. Number of segments, not small segments. That small is again a misconception. आप बड़े बड़े टुकड़े 2-3 टुकड़ा कर सकते हो। अगर 3 टुकड़ा कर लिए और हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास मालूम है तो हमें कोई एतराज नहीं है। So break it into number of segments. Suppose ये वाला सेगमेंट का मास है m1 और उसका सेंटर ऑफ मास ये है। ये वाला सेगमेंट का मास है m2, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। ये वाला सेगमेंट का मास है m3, सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो हर एक मास का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पता करो। से दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3। इसका मास कितना है? m3। लाइक दिस फॉर एवरी मास यू डू। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जितने ज्यादा टुकड़ा करेंगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन, जितने कम टुकड़ा करेंगे उतना आसान कैलकुलेशन। वेल, एक बार हर एक मास और उसका करेस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अगर पता कर लिए तो हम क्या कहेंगे? x इज इक्वल टू
m1 इंटू x1 m2 इंटू x2, इसे सारे मास के लिए निकालो, जोड़ो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, सारे मास को जोड़ो मतलब टोटल मास। इसमें जो x1 है वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 फ्रॉम द एक्सिस। इन जनरल व्हाट इज xi? where xi is distance of center of mass of mi from एक्सिस, जो भी रेफरेंस एक्सिस लिए हैं, मतलब x1 is distance of center of mass of m1, x2 is the distance of center of mass of m2. So this is what is the generalized formula you are getting. Okay, ये हमें समझ में आ गया। बस आसान बनाने के लिए एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल। सपोज हम निकालना ये चाहते हैं कि where is the center of mass of a body? Here I am giving, say ये क्वेश्चन नंबर 1 है। Suppose here is a coordinate axis, x axis, y axis, and here is a mass say of 2 kg। कहाँ पे है? It is located somewhere here। देख लेंगे, ये कोई एक मास है, कितना है? से 1 kg। कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे है। ये कोई एक मास है, कितना है? 3 kg। यहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे कोई एक मास है से 4 kg लोकेटेड हियर। हर एक मास का कोऑर्डिनेट दिया गया है, हर एक मास का कोऑर्डिनेट दिया गया है। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं बताओ? दिए हैं, चलो मानते हैं कि दिया है 2,2। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -1,1। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है? इसका कोऑर्डिनेट दिया है -3,-3। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है? इसका तो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0, ये सेम हाइट में दिख रहा है 3, सॉरी 0, -3। ऐसे करके चारों मास का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। You have to find out, find coordinate of center of mass। दिया क्या? These are all point masses। मतलब अगर ये चार मासेस को किसी एक ग्राफ पेपर पे ये सारे पोजीशन में चिपका दिया जाएगा, तो उस ग्राफ पेपर को कौन सा पोजीशन में सपोर्ट देने से वो इक्विलिब्रियम में रहेगा? दैट इज द सेंटर ऑफ मास वी वांट टू फाइंड आउट। फाइंड हाउ विल अप्रोच, तरीका हमारा कहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि मान लो कि हम सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे क्या कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज m1 x1, m2 x2, m3 x3, है ना? चार मास है, m4 x4 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। m1 x1 ये है m1 मान लो, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4 सपोज। ठीक है, m1 हो गया 2 kg। करेस्पॉन्डिंग x1 क्या निकालना चाहते हैं? डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है हम जानना चाहते हैं, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ये अगर xy कोऑर्डिनेट हुआ, x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम हियर, y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम हियर। y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। वेल, ये अगर समझ में है, जानकारी है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना? m1 x1। m2 का, m2 ये कितना है? m2 3। डिस्टेंस कितना है? -1 प्लस m3 कितना है? 1। डिस्टेंस कितना है? -3 प्लस m4 कितना है? 4। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या है? 0। 4 divided by sum of the masses 1 2 3 4 1 plus 2 plus 3 plus 4 कितना होगा देखो तो, दिस इज 4,
-3 plus 0 is coming -2/10. It is -0.2. X coordinate is -0.2. ठीक है, तो क्या पता चला? सेंटर ऑफ मास का x coordinate is calculated by this formula. Similarly, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि आप स्मार्ट हो गए हो। अब मैं सीधा लिखूंगा 2 into 2 that is 4, 3 into this height 1, 1 into this height -3, 4 into this -12 whole divided by summation of the masses कितना है 10, तो कितना हो गया -0.8। इसका मतलब -2 -0.8 -0.2 -0.8 यहां पर कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। -2 -0.8 will be the position of the center of mass, है ना? ये होगा -2 और -0.8, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। The center of mass is coming in the fourth quadrant। देखो यहाँ पर अगर सपोर्ट देके उसको उल्टा कर दोगे वो हवा में लटका हुआ मिलेगा, it will be in equilibrium। So when it is a matter of point masses, you can straightway go like this and you can calculate, but when it is not point mass, then you have to divide it into number of segments like this। हर एक मास का सेंटर ऑफ मास मालूम होना चाहिए, फिर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें ये केस में दिया है दो सिमिलर बार सिमेट्रिकली लगे, मतलब बीचों बीच लगा, सिमेट्रिकली लगे। पूछा है बताओ वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूर पे। अगर आपको कहा जाएगा इसको कहीं एक ऐसा सपोर्ट दो और इक्विलिब्रियम में रखो, दैट सपोर्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली विल नॉट बी एट द सेंटर ऑफ दिस, यहाँ पे तो नहीं रहेगा क्योंकि इधर वजनदार चीजें गिर जाएगा, इट विल बी समवॉट क्लोजर टू दिस। मतलब पूछा है कि यहाँ से कितना दूर पे अगर हम सपोर्ट देंगे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब हमें ये भी पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन से कितना दूर पे है। हमारा जितना जानकारी है उसके हिसाब से हम इसको टुकड़े टुकड़े करेंगे, मिनिमम टुकड़ा करेंगे ताकि हमारा काम निकल जाएगा। लेट मी कॉल दिस मास इज m1, दिस मास इज m2। तो हमें हर एक मास के लिए फॉर्मूला लगाना होगा, जो बेसिक फॉर्मूला था क्या, समेशन ऑफ mi(xi) बाय समेशन ऑफ mi। तो सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर m1 इज इक्वल टू m करेस्पॉन्डिंग x1, क्या था x1? x1 वाज व्हाट? इट वाज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 फ्रॉम द एक्सिस। अब ये अगर m1 है उसका सेंटर मास तो यहाँ रहेगा, डिस्टेंस कितना है? ऑब्वियसली l। फॉर m2 जो कि m है, x2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 फ्रॉम दिस पॉइंट, ये m2 है, इसका सेंटर मास ये है। दो टुकड़ा किए तो पूरा बॉडी का काम हो गया। तो हम कहेंगे डिस्टेंस कितना होगा? ये रॉड का सेंटर मास तो बीचों बीच होगा ना, इट विल बी इक्वल टू l/2। अब इतना जानकारी होने के बाद डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A, और यू से ये जो पॉइंट A है तो कितना होगा? ये लाइन से कितना होगा? इट इज m1 x1 m2 x2 बाई m1 प्लस m2। क्यों? क्योंकि हम दो टुकड़े किए हैं। आप अगर ऊपर वाले को एक टुकड़ा, नीचे वाले को एक टुकड़ा, इसको एक टुकड़ा, तीन टुकड़ा कर देते तब भी आंसर वही आता, लेकिन लंबा हो जाता। m1 क्या है? m। x1 क्या है? l। m2 वो भी m। x2 l/2 बाय m प्लस m 2m हो गया। इट इज कमिंग आउट टू बी, ऊपर वाला हो गया 3l/2 by 2 is 3l/4। इसका मतलब हुआ ये कि यहां से अगर हम
कुछ 3l/4 डिस्टेंस पे इसको एक सिंगल सपोर्ट देंगे तो ये हवा में लटकता हुआ मिलेगा, बिकॉज द सेंटर ऑफ मास इज हियर एट a distance 3l/4 from point A. So when it is a unknown body, you can cut it into number of sections in such a way that for every section you know the location of center of mass. Then you can use the conventional formula to find out the distance of center of mass. ये ऐसा कोई एक निराला केस है, एक पतला डंडा और एक मोटा डंडा को ऐसा जोड़ा गया है और दिख रहा है कि 90 डिग्री है, ठीक है। मैं इस अरेंजमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं। मैं इसका नाम दूंगा m1, इसका नाम दूंगा m2। सॉल्यूशन m1 इज m, उसका x1 मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना है l/2, इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, इट इज l/2, और इसका y1 क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा l। m2 is also no, it is something different, 2m, उसका x1 that is distance from y axis कितना है l है, डिस्टेंस फ्रॉम x axis that is y कोऑर्डिनेट क्या होगा y कोऑर्डिनेट इसका, यू से ये हाइट कितना है l/2। नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2, m1 x1 m l/2 plus m2 x2 2m into l by 2m plus m। सिंप्लीफाई करना आपका काम है। y कोऑर्डिनेट m1 y1 that is m into l plus m2 into y2 that is 2m plus 2m into l/2 है ना, by m1 plus m2। दोनों ही केस में आपका आंसर आ गया। पहला केस में कितना आया ml गया तो l आ गया, m चला गया, नीचे रह गया m कमन गया, ऊपर नीचे से सब खा गए एक दूसरे को, l/2 plus 2l 2.5l that is 5l/4 5l/6 क्योंकि नीचे 3 है। और इस केस में m तो गया, ये l plus l 2l/3 2l/3, so it is 5l/6 and 2l/3। कितना आसान था, आप लोग फटाफट कर लिए और ऐसा ऐसा क्वेश्चन करके भी खुश हो जाते हो। देखो क्या जमाना आ गया। तो यहाँ पे ऐसा कोई एक प्लेट दिया गया है और पूछा गया है उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है। बिफोर वी गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहले फंडामेंटल दिमाग लगाओ, मैथमेटिकल फॉर्मूला सब भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए गजनी बन जाओ। अब देखो ये यहाँ पे ये जो बॉडी है, आपको अगर ये प्लेट दिया गया, आपको कहा गया किसी एक पॉइंट में सपोर्ट दो, तो कहां पर ढूंढोगे आप उस बॉडी उस पॉइंट को, पक्का इसी लाइन पे कहीं ढूंढोगे, क्योंकि दिस इज सिमेट्रिकली मेकिंग इट टू हाफ्स, इधर को जैसा है इधर को वैसा ही है, तो सिमेट्रिकली तो रहता है ना। इट इज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर में बताया था। ज्योमेट्रिक सेंटर मींस इट मस्ट बी समवेयर ऑन दिस लाइन। सपोज यहां पर है, अगर यहां पर है तो x कोऑर्डिनेट जितना होगा y कोऑर्डिनेट उतना ही होगा। डायमेंशन देखो, इसका मतलब दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, खाली एक कोऑर्डिनेट निकाल दो, दोनों का काम बन गया है कि नहीं। तो पता चल गया कि सिमेट्रिकली ऑन दिस लाइन, और जिनको नहीं पता चलेगा वो दोनों निकालेंगे। खैर हमें पता चल गया, सॉल्यूशन से लिखेंगे फ्रॉम सिमेट्री आप कहोगे दी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आर सेम, x cm एंड y cm आर सेम। हाँ ठीक है, क्या करना था, इसको करना था इसका x cm y cm निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा प्लेट है
इसको हम टुकड़े टुकड़े करेंगे, अपनी मर्जी के टुकड़े करेंगे, कितना भी टुकड़ा कर सकते हैं, है ना। 1 मिनट। तो हमें एक बार कोई एक चीज निकल जाओ, हमारा काम हो जाए। कितना टुकड़ा करेंगे इसको हम? कोई कहेगा ऐसा एक छोटा सा टुकड़ा बनाएंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 टुकड़ा कर सकता है। कोई बोलेगा नहीं हम ऐसा एक टुकड़ा बनाएंगे क्योंकि इसका सेंट्रल मास कहाँ है मालूम है, ऐसा। कोई बोलेगा नहीं हम ऐसा एक टुकड़ा बनाएंगे, ऐसा। कैसे भी 2 टुकड़ा करो, मैं अपनी मर्जी से लेता हूं 2 टुकड़ा करने की, ये एक तरीका। मान लो कि ये है एक टुकड़ा, कौन सा, ये वाला, ये एक टुकड़ा है और ये दूसरा टुकड़ा, तो 2 टुकड़ा किए। चलो इसका मास, इसको हम m1 कहेंगे और इसको हम m2 कहेंगे। इसमें दिख रहा है कि m2 जो भी है मालूम नहीं है कितना है क्योंकि प्लेट का मास नहीं दिया है, लेकिन जो भी है वो m1 का डबल है। तो हम कहेंगे m1 को अगर हम m लेंगे तो उसका करेस्पॉन्डिंग x1 क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। m1 का सेंट्रल मास यहां पर होगा और ये डिस्टेंस होगा l/2। नहीं, m2 अगर m1 को m लिए तो ऑब्वियसली हम m2 को 2m लेंगे और उसका करेस्पॉन्डिंग x2 क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये l है और ये कितना है, ये है l/2 प्लस l, 3l/2 मिल गया ना। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट फ्रॉम y एक्सिस, दैट इज द x कोऑर्डिनेट इज m1 x1 ml/2 plus m2 x2 2m 3l/2 by m plus 2m। थोड़ा मारपीट करो तो ये ऊपर में आएगा, 2 को खा जाएगा, 3 ml 3.5 ml, so it is 7 by 2 3 7l/6, correct, and that is same as the y coordinate of center of mass, that is same as the y coordinate of center of mass। तो ये हुआ हमारा कन्वेंशनल मेथड, ये हुआ हमारा कन्वेंशनल मेथड। मैं थोड़ा नॉन कन्वेंशनल मेथड में करना चाहता हूं, ठीक है। थोड़ा इससे ज्यादा लेंदी हो जाएगा लेकिन वो मेथड सीखना जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन उस मेथड से बनेगा ये इस मेथड से नहीं बनने वाला, ठीक है। Now let us see a second method which is very important and you have to learn it, there is no other choice। I can consider this plate is a combination of ये कितना लेते हैं 12, ये 12 मतलब मास m का प्लस एक टुकड़ा कैसा, लेंथ l का, मास कितना है, मास इज -m/4। अरे मास नेगेटिव कब होता है सर, पगला गए क्या? अरे नहीं, हाइपोथेटिकल, इन हाइपोथेटिकल अप्रोच चलो मानते हैं कि ये मास है -m/4, ये मास है m, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये जोन में क्या मास था आपका, m/4 था, -m/4 जुड़ गया, ये रीजन में मास क्या हुआ 0, बच गया ये टुकड़ा जो कि इक्विवेलेंट है इसका। दिस प्लस दिस एडेड टुगेदर नेगेटिव मास कांसेप्ट कहते हैं। दिस प्लस दिस एडेड टुगेदर विल गिव यू दिस। आपको समझ में आना चाहिए, ये मास -m/4 है, ये m है, ठीक है। तो अब मैं जो मेन फिगर था उसको मैं ऐसे ड्रॉ करना चाहूंगा। हम कहेंगे कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा स्क्वायर है ऐसा, ये वाला हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर का मास कितना है m है और क्या है उसके ऊपर एक नेगेटिव मास है, ये कितना मास है -m/4, इसके साथ इसको जोड़ दी, ये हवा मिल जाएगा, ठीक है ना। कीपिंग दिस इन माइंड
हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है और दिमाग में पहले से है कि एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले लिखते हैं m1 इज m, उसका करेस्पॉन्डिंग x1 ये पूरा स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर का मास m है, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीचों बीच होगा, डिस्टेंस कितना होगा क्योंकि एक 2l है तो ये होगा l। m2 कितना है -m/4, x2 कितना है उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से कितना है l/2। अब हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 ml प्लस m2 x2, m2 कितना है -m/4 into l2 x2 l/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m प्लस फॉर्मूला लगा दी, ठीक है। इट्स ए सेकंड अप्रोच, समझना दैट इज इक्वल टू 7l/6 निकाल वही है। So I am considering this plate with a vacancy here is a combination of complete plate and a negative mass और हमारा आंसर वही आ गया। आप बोलोगे सर वैसे समझ में तो आता था, ऐसे करके क्या फायदा। अभी देंगे क्वेश्चन जो ऐसे ही बनेगा वैसे नहीं बनेगा, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। लेट मास ऑफ कंप्लीट डिस्क इज इक्वल टू m, मास पर यूनिट एरिया, ये जो आपका डिस्क हुआ उसका मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया m/π6² π6² क्योंकि रेडियस 6 है, πr² एरिया में मास m है तो इट इज m/36π मास पर यूनिट एरिया। जो निकल गया है मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, जो निकल गया है उसका मास इट इज मास पर यूनिट एरिया into area of whole, area of whole that is m/36π into area of the whole। चिंता मत करो, पावर कट हो जाएगा तब भी मैं रिकॉर्डिंग पूरा कर लूंगा और आपको भेज दूंगा। एंड एरिया ऑफ होल, होल का रेडियस कितना है 2 है, सो इट इज π2², काट पीट के मिला m/9। तो लेट m1 is equal to m, m2 is equal to -m/9, इन दोनों को जोड़े x1 कितना होगा x2 कितना होगा। मैं ये मास को नेगेटिव मास ले लिया, पूरा डिस्क नेगेटिव मास। x1 क्या है, अगर ये पूरा डिस्क है इसका सेंटर का डिस्टेंस x एक्सिस y एक्सिस से कितना दूर पे होगा 0, अरे पूरा डिस्क है तो सेंटर में ही होगा ना। x2 ये नेगेटिव मास है, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है ऑलरेडी दिया है 3 सेंटीमीटर, इधर को है तो विल राइट -3 है ना। और हमें तो मालूम है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा सिमेट्रिकली होगा ना, मतलब एक्स एक्सिस पे ही होगा, y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर आप चाहोगे तो देख सकते हो y1 0 है, y2 कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम x एक्सिस, ये तो यहीं पे है, सो इट इज 0। y कोऑर्डिनेट तो गया। नाउ डिस्टेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट इज m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, m1 x1 m into 0, अरे जगह खाली खा गया, आंसर तो 0 है। m2 x2 -m/9 into -3 -m/9 -3 बाय m1 प्लस m2 m प्लस -m/9। ये कुछ हो रहा है क्या, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 3 9 हो गया 3m/3 डिवाइडेड बाय ये क्या है, इट इज 8m/9 8m/9 ऊपर गया। वाओ, हमारे बच्चे बड़े सयाने हो गए हैं। तो
ये 9 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/8। 3/8 है, हाँ 9 ऊपर गया, 9 ऊपर गया तो ये 3/8 हो गया, 3/8 सेंटीमीटर। तुम लोगों का आंसर ये नहीं आया था। इट इज नाउ 3/8 सेंटीमीटर मींस समवेयर हियर क्लोज टू दी ओरिजिन, थोड़ा सा कुछ इधर से हिल गया होगा, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इट इज 3/8 सेंटीमीटर।